overview of the project. What are the objectives of this project? इसमें कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, पोर्ट्स और रोड्स इसमें कौन कौन से हैं. What are the challenges to this project? इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं. रेल पे तो अभी ML1 पे काम शुरू नहीं हुआ. चाइना के मकासद क्या है इस प्रोजेक्ट से, वो क्या चाहता है इस प्रोजेक्ट से. यूएस प्रेसिडेंट्स ने किस तरह इसको देखा है और किस तरह इसको इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है. हुआ क्या कि उन 3 सालों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ उसके साथ बहुत डाउन हो गया. तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा कि वो डेट को वापस कर सके. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो डेट पूरा नहीं कर सकते, वो और कैसे लेंगे, वो प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मौलम अफजल और मैं अपने चैनल मौलम नामा में आप सबको वेलकम कहता हूं. डियर फ्रेंड्स, ये उस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें हम IMEC, BRI और इनके कंपैरिजन को डिस्कस कर रहे हैं. पहली वीडियो में मैंने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर को बड़ी तफसील के साथ डिस्कस किया, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को, उसके फीचर्स को, उसके कंपोनेंट्स को, वो सब कुछ मैंने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया आप लोगों के साथ. आज की इस वीडियो में मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको वन बेल्ट वन रोड कॉरिडोर भी कहते हैं या इनिशिएटिव भी कहते हैं, आज मैं इसको डिस्कस करूंगा और इंशाल्लाह हमारी थर्ड वीडियो में फिर मैं इसके कंपैरिजन करूंगा कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन BRI एंड IMEC एंड इज IMEC एन अल्टरनेटिव ऑफ द BRI. तो उस पे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे. डियर फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बल्कि मैं बता ही देता हूँ कि द फर्स्ट थिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो इज द ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है. सेकंड, मैं ये डिस्कस करूंगा कि हु आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट. Thirdly, what are the objectives of this project and what are the components of this project. इसमें कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, पोर्ट्स और रोड्स इसमें कौन कौन से हैं. Thirdly, what is the significance of BRI and what are the future prospects of this project. And finally, I would be discussing that what are the challenges to this project. तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि BRI का 1 decade कंप्लीट हो गया है. ठीक है. तो इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं. बाय द वे, मैं आप लोगों को बता दूं कि BRI पे तो हर बंदा डिस्कशन कर रहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये चीज़ है, और इसके अलावा CPEC पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है. डिकेड ऑफ द CPEC पे भी बात हो रही है. लेकिन हमें पता है कि CPEC इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द BRI, लेकिन वो इसका एक हिस्सा है, वो पूरा BRI नहीं है. तो पूरा BRI वो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पूरे डिकेड को, कि इस डिकेड में इसके साथ क्या क्या हुआ, इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए, इसको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, कितने लोगों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेशन की है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई है इसमें, और फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसको चैलेंजेस कौन से हैं. तो मैं सीधा आता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि ये BRI का जो प्रोजेक्ट था, ये 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इसको लॉन्च किया था. और ये बेसिकली इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट वुड बी यूजिंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और इस प्रोजेक्ट का जो मतलब था वो ये है कि इट वुड कनेक्ट मैनी कॉन्टिनेंट्स, like it would connect Asia to Europe and to the Middle East to Africa, और इस तरह ये फार ईस्ट तक जाएगा. तो ये इस प्रोजेक्ट का एक मुख्तसर है कि इसको, ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो नाम था ना, वो था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव. तो वन बेल्ट जो है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये पुराने ज़माने में चाइनीज़ जो है ना, चाइनीज़ इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. आपको वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, आपको पता है इस चीज़ का. तो वो ट्रेड करते थे, उन्होंने अपने रूट्स बनाए हुए थे और उन रूट्स को रिवाइव किया गया, तो उसको वन बेल्ट का नाम दिया गया. और जो मेरीटाइम सिल्क रोड था, जो कि मार्को पोलो ने उसको डिस्कवर किया था, तो चाइनीज ने उसी को मॉडिफाई करके, अपडेट करके उसको नाम दिया न्यू सिल्क रोड का, और वो द रोड कहलाया. तो ये बेसिकली वन रोड और वन बेल्ट था
फिर बाद में इसको नाम चेंज करके इसका नाम BRI रखा गया, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है। अच्छा, जो अभी तक एशिया में इसके ऊपर काम हुआ है एशिया में, तो वो कौन सा है? वो एशिया में जो सबसे इसका मेजर पार्ट है वो है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो ऑलरेडी आप लोगों को पता है $70 बिलियन से ज़्यादा अब तक इसमें इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं। रेल पे तो अभी ML1 पे काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन रोड पे इसके जो 3 रूट्स हैं, सेंट्रल कॉरिडोर है, सेंट्रल इसका रूट है, एक वेस्टर्न एक ईस्टर्न है, वो आप लोगों को ऑलरेडी पता है CPEC का। इसके अलावा जो बांग्लादेश म्यांमार वाला कॉरिडोर है वो है, एक मलेशियन कॉरिडोर है, उस पर भी काम हुआ है। तो ये तो इसके जो एशिया में काम है वो इस पे हुआ है। सेंट्रल एशिया में भी इसका एक कॉरिडोर है, और मैं आप लोगों को बताऊं कि सेंट्रल एशिया इज द मेन फोकस ऑफ चाइना। वो मैं आगे जाके बताता हूं कि किस तरह द फर्स्ट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैड स्टार्टेड इन सेंट्रल एशिया। तो वो उसकी इंपॉर्टेंस अभी भी कम नहीं हुई, दैट्स अ रिसोर्स रिच एरिया, तो पूरी दुनिया की उसी पे नजरें हैं, तो चाइना ने उसको इंक्लूड कर दिया है। फिर ये अफ्रीका में है, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन अफ्रीका। तो अफ्रीका के मार्केट्स पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, और वहां पर पहुंचने के लिए ये सारा IMEC भी उसी के लिए हो रहा है। तो इसमें जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो है मेजर गैस पाइपलाइंस हैं एंड रेलवेज इन नाइजीरिया, युगांडा, इजिप्ट, इथियोपिया एंड मेनी अदर अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है। जो ओरिजिनल सिल्क रोड था, ओरिजिनल सिल्क रोड, ये चाइनीज डायनेस्टी थी 206 BC में, और बिफोर क्राइस्ट में, जिसको हम कबल मसीह कहते हैं, उसमें ये चाइनीज डायनेस्टी थी, हांस डायनेस्टी। उन्होंने क्या किया कि उस जमाने में फर्स्ट वेव ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गई सेंट्रल एशिया से, बेसिकली किर्गिस्तान से, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन कंट्रीज में। तो चाइना ने क्या किया कि उस टाइम उनके जो प्रोडक्ट्स थे उनको सेल करने के लिए इन्होंने अपने तौर से एक रूट बनाया, और सेंट्रल एशिया तक इन लोगों ने अपना एक्सेस बनाया। फिर वहां से सेंट्रल एशिया के रास्ते ये यूरोप तक जाने लगे। तो वो जो पुराना रोड था उसको बेसिकली सिल्क रोड कहते हैं, और अब उसको मॉडिफाई करके न्यू सिल्क रोड बना दिया गया है। अच्छा जी, अब हम उस काम की बात पर आते हैं कि व्हाट आर द चाइनीज प्लान्स फॉर द सिल्क रोड एंड व्हाट आर देयर गोल्स। चाइना के मकासद क्या है इस प्रोजेक्ट से, वो क्या चाहता है इस प्रोजेक्ट से? तो सबसे पहले तो ये है कि ऑब्जेक्टिव्स मैं बता देता हूं, लेकिन इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं। आज तक मोर देन 147 कंट्रीज हैव जॉइंड BRI ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली। 147 कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें मोस्टली लोग तो इसका हिस्सा बन चुके हैं फॉर्मल, लेकिन कुछ कंट्रीज ने अभी इनके साथ MOUs किए हैं, और वो MOUs के लेवल पर हैं, बट दे हैव इंटेंडेड टू बी द पार्ट ऑफ BRI। इसके अलावा दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन इसका हिस्सा बन चुकी है, एंड मोर देन 40% ऑफ GDP इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट इट्स एक्सपेंडिंग, ये रुका नहीं है। जिस दिन से 2013 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आज हम 2024 में हैं, तो ये प्रोजेक्ट रुका नहीं है, डिस्पाइट मैनी चैलेंजेस, ये आज तक रुका नहीं है। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो BRI के जो गोल्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको बेसिकली हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक इसके गोल्स हैं। ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑफिशियल है, कुछ अनऑफिशियल हैं, कुछ डिक्लेयर्ड है, कुछ अनडिक्लेयर्ड है, कुछ हम अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, मतलब स्कॉलर्स उसको अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं। चाइना तो इसको बेसिकली एक प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर का एंड अ प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ वो एंड डेवलपमेंट वो उसको कहता है, बट द वर्ल्ड जो इसको देखती है तो वो इसको देखती है एक फ्रॉम जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक लेंस, वो इसको देखती है। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो इसका पहला गोल है वो है एक असर्टिव चाइना का इमेज वो प्रमोट करना दुनिया में, कि चाइना अब वो बैकफुट वाला उनका हिस्सा जो है ना, और हिस्ट्री वो ख़त्म हो गई है जो इसके 70s, 80s और 90s में थी, एंड नाउ चाइना इज़ प्लेइंग एन असर्टिव पार्ट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। और ग्लोबल स्टेज पे अब जो चाइना का रोल है
वो एक असर्टिव है, वो अब वो कोई पैसिव रोल नहीं है या वो बैकफुट वाला उसका रोल नहीं है, वो असर्टिव है। तो आप देखेंगे कि आपको हर जगह पर अब चाइनीज प्रेजेंस नजर आएगी, मिडिल ईस्ट में भी नजर आएगी आप लोगों को, साउथ अमेरिका में आप लोगों को नजर आएगी। तो ये चाइना का पहला गोल है कि हम एक असर्टिव चाइना को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकें। सेकेंडली, इस प्रोजेक्ट का जो दूसरा है थीम वो है मेड इन चाइना 2025। चाइना ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी 2013 में, मेड इन चाइना 2025, कि हम दुनिया में मोस्टली चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और हम पहुंचाएंगे। उसके लिए इन्होंने इन रूट्स का इफ्तिताह किया बाकायदा और आगाज किया, लॉन्च किया इसको। तो मेड इन चाइना 2025 इज अनदर गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, थर्डली, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिफरेंट यूएस प्रेसिडेंट्स ने किस तरह इसको देखा है और किस तरह इसको इन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है। तो वन ऑफ देम वाज द पाइवोट टू एशिया, जो प्रेसिडेंट ओबामा की पॉलिसी थी। चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए भी इस प्रोजेक्ट का आगाज किया था, ताकि पाइवोट टू एशिया की जो पॉलिसी थी उसको काउंटर किया जा सके। इसके अलावा जो उनका एक इंटरनल रीजन भी है इस प्रोजेक्ट का, वो ये है कि जो चाइना के सेंट्रल और वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, जिनमें जिंजियान का प्रोविंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो अंडर डेवलप्ड है। वो एरियाज इस तरह हैं कि अंडर डेवलप भी हैं, वहाँ पर वीगर मुस्लिम्स भी हैं। तो ये एक ऑब्वियस सी बात है और नॉर्मल सी बात है अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो बड़ी आसानी से इसकी समझ आ सकती है कि हमारा फाटा है, ठीक है। तो फाटा जितना अंडर डेवलप्ड है, तो वहाँ पर दैट्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर द एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म एंड एवरीथिंग। तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा गुर्बत होगी, वो कहते हैं ना कि गुर्बत तमाम मसाइल की जड़ है और गुर्बत तमाम मसाइल को जन्म देती है। जहाँ पर लोगों की महरूमियाँ हैं, जहाँ पर लोग गरीब हैं, जहाँ पर लोग अंडर डेवलप्ड हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, सो दे आर टू मच प्रोन टू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो चाइना ने क्या किया कि इन लोगों को डेवलप करने के लिए, इनको तरक्की देने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया, बिकॉज इसका जो मेन रूट है सी पैक वाला, बेसिकली वो इन्हीं जगहों में से गुजरता है ताकि ये इलाके डेवलप्ड हो जाए। इसके अलावा एक और रीजंस जो कि वन ऑफ द मेन फैक्टर्स ऑफ द सी रूट वाज द स्ट्रेट ऑफ मलाका। मलाका का जो स्ट्रेट है वो मलेशिया इंडोनेशिया के पास है, वो एक चोक पॉइंट है और मोस्ट ऑफ द चाइनीज कंटेनर्स यूज टू पास थ्रू दैट चोक पॉइंट, द स्ट्रेट ऑफ मलाका। वहाँ पर एक मिलिटराइजेशन की सी कैफियत है और यूएस की वहाँ पर प्रेजेंस है, तो चाइना को वहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जाता था। अब उस चीज़ को काउंटर करने के लिए चाइना ने BRI को लॉन्च किया है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस के टू सिक्योर द लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाईज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट, especially via routes the US military cannot disrupt। अब उनको मिडिल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से जो भी एनर्जी के पाइपलाइंस हैं या वहाँ के सोर्सेज हैं, उसको सिक्योर करने के लिए ये इसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताऊं, वो ये है कि जियोपॉलिटिकल जो इसका फैक्टर है वो क्या है। वो ये है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को इसमें लिवरेज दे रहे हैं और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कई कंट्रीज़ में प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो वहाँ पर वो FDI को लेकर जा रहे हैं, वहाँ पर एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनकी हो रही है। तो उन कंट्रीज़ में उनका जो असर रसूख है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि वो गरीब कंट्रीज़ हैं या वो थर्ड वर्ल्ड के भी बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो चाइना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है और फिर वहाँ के डिसीजन मेकिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह हम फॉर एग्जांपल IMF से कर्जे ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, या किसी कंट्री से जाके UAE से या KSA से या किसी और मुल्क से, तो फिर ये एक नॉर्मल सी बात है कि वो हमें डिक्टेट करते हैं, ठीक है। तो चाइना क्या करता है कि चाइना के जो अपने मसाइल है, जैसे वीगर मुस्लिम्स का मसला है, ताइवान का मसला है या और इस तरह के मसले आते हैं, तो चाइना को उन इन्वेस्टमेंट्स को और उन चीज़ों को, उन प्रोजेक्ट्स को एज ए लिवरेज अपने हक में इस्तेमाल करता है। तो ये दुनिया जो है ना, वो चाइना को द वर्ल्ड एक्यूज चाइना फॉर दिस, कि चाइना इज बेसिकली मैन्यूवरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये इसका एक और गोल है। अच्छा, ये अगेन बात वही आ जाती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ज़रूरत तो जो इसके गोल्स हैं वही इसकी ज़रूरत है कि एक तो US चाइना की जो रिवलरी चल रही है, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर उसका बहुत बड़ा है।
चाइना ने उसको काउंटर करने के लिए चाइना एक एफर्ट कर रहा है टू सिक्योर द ट्रेड रूट्स। वो मैंने आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ मलाका है और भी कई ज्यादा हैं। एक और फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 2008 यानी 2008 का जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था वर्ल्ड में। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है इस प्रोजेक्ट के पीछे। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उसने कई इकोनॉमीज को डुबो दिया था और कई इकोनॉमीज बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। अब उस चीज़ को जो बेसिकली मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको सस्टेनेबिलिटी देने के लिए चाइना ने प्लान किया था कि हम इस तरह का कोई प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव लें जो कि दोबारा इस तरह की चीज़ हैपन ना हो। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि चाइना ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो अब तक जिन पे काम हो चुका है हम तो वो बात करेंगे। वो रेलवेज हैं, एनर्जी पाइपलाइंस हैं, हाईवेज हैं एंड स्ट्रीमलाइंड बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, बोथ ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड। अच्छा, चाइना हमारा खुंजराब वाला है, सुस्त वाला है जीबी में, और इस तरह यूरोप की तरफ है, मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया की तरफ इनके जो बॉर्डर्स हैं तो उनको बड़ा रेगुलेट किया गया। ये इश्यू का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, आप लोगों को पता होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भी क्रॉस बॉर्डर्स जो है ना, स्ट्रीमलाइन बॉर्डर्स, उनका भी एक एजेंडा है। तो इसको सिक्योर किया गया है अब तक। इसके अलावा एशिया में मैंने पहले भी बताया कि सीपेक बन गया, और सीपेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स इन रीसेंट हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए नहीं कि ये पाकिस्तान में बन रहे हैं तो हम इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, दुनिया इसको अप्रिशिएट कर रही है। इसमें गवादर है जो कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, द वर्ल्ड इज़ लुकिंग टूवर्ड्स इट। ये कई अगर गवादर सही तरह से ऑपरेशनल होता है तो ये अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में ये बहुत से इंपॉर्टेंट सी रूट्स को अपनी तरफ डाइवर्ट कर देगा। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट। अच्छा, इसके अलावा इसका एक कंपोनेंट ये है कि चाइना ने अपनी लोकल करेंसी में बहुत ज़्यादा कंट्रीज के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दिया है, और इसमें चाइना के साथ, इंडिया के साथ भी बातें हो रही हैं, मिडिल ईस्ट में कई कंट्रीज के साथ ऑलरेडी कुछ के साथ शुरू हो गया। इसके अलावा जो एशियन कनेक्टिविटी में बॉटल नेक्स थे उसको ब्रेक कर दिया है चाइना ने। कई ऐसी जगह थी जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सीम टू बी इम्पॉसिबल, तो चाइना ने उसको, उन बॉटल नेक्स को ख़त्म कर दिया है, उनको ब्रेक कर दिया है, और वहाँ पर ऐसे कॉरिडोर्स बन रहे हैं कि देट आर दी मार्वल्स आई वुड से in the modern history. Hundreds of economic zones हैं जो कि पाकिस्तान में भी अभी तक almost 6 economic zones ऑपरेशनल हो चुके हैं। इस तरह हर कंट्री में है, बांग्लादेश में भी है, म्यांमार में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, यूरोप में तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो there are hundreds of special economic zones which are being funded by China through BRI project। इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जिनमें अभी तक पाकिस्तान में, मैं उस दिन एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें 250,000 जॉब्स वो क्रिएट हो गई हैं अब तक। तो 5G का नेटवर्क है वो भी कई कंट्रीज़ में आ चुका है, टेली कम्युनिकेशन की जो जायंट है हुआवे उसके थ्रू। तो ये इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं। इस तरह मैं एक प्रोजेक्ट का अगर तज़किरा करूं तो सीपेक में अभी तक $70 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स प्लेज हो गई हैं, और टोटल जो चाइना ने अब तक इन्वेस्ट किया इस प्रोजेक्ट पे, ये फिगर आप गौर से सुने, चाइना ने अब तक $1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में अब तक more than $1 ट्रिलियन हैव बीन इन्वेस्टेड। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि दिस project would go beyond $8 ट्रिलियन। $8 ट्रिलियन से ज़्यादा इसकी इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी। तो ये इसके कुछ फिगर्स थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात ज़रूरी समझता हूँ कि बता दूँ कि ये तो एक बहुत बड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्कीम है कि किस तरह यूएसए के, व्हाट इज़ द ग्रैंड स्ट्रेटजी ऑफ द यूएसए एंड व्हाट इज़ द काउंटर ग्रैंड स्ट्रेटजी ऑफ द चाइना। दिस इज़ अ वेरी important topic I would say, and a very important thing you must know about it। लेकिन यहाँ पर मैं उसको, वो कई वीडियोस की चीज़ है, वो इस तरह एक बात में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, एक दो बातों में उसको नहीं हम बयान कर सकते। लेकिन सिर्फ ये बता दूं कि BRI को
काउंटर करने के लिए अब तक यूएस 3 प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं, एक बाराक ओबामा, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक जो बाइडेन जो अभी हैं। इन तीनों ने कैसे काउंटर किया है या काउंटर करने की कोशिश की है? प्रेसिडेंट ओबामा ने पाइवोट टू एशिया जो पॉलिसी दी थी, दैट वाज बेसिकली टू काउंटर द बीआरआई। बस सिंपली मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोगों को इसकी कोई डिटेल चाहिए सो यू कैन सर्च इट इन यूट्यूब और गूगल, और मेरी पुरानी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं और वीडियोस। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे उन्होंने एक बिल पास किया था, दैट वाज द बिल्ड एक्ट। वो बिल्ड एक्ट जो था उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट फर्म्स थी, उनके साथ बात हो गई थी प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, और वो भी बिलियंस डॉलर्स का एक इनिशिएटिव था जो कि मटेरियलाइज नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने कोशिश की थी। अब जो बाइडेन है प्रेसिडेंट है, उन्होंने B3W का जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये B3W का जो प्रोजेक्ट था उन्होंने लॉन्च किया। और इसके अलावा जो IMEC है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसको मैंने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, तो ये 3 प्रेसिडेंट्स ने इस तरह कोशिश की है कि काउंटर किया जा सके BRI को। मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इसके लिए हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझना पड़ेगा, और फिर USA की ग्रैंड स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, और फिर चाइनीज़ काउंटर ग्रैंड स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा, जो कि मैं और भी उस पर इंशाल्लाह वीडियोस बना दूंगा। अभी इस टाइम हम IMEC BRI की कंपैरिजन कर रहे हैं। BRI को तो 1 डिकेड हो गया, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स तक वो पहुंच गया, कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, कितनी कंट्रीज उसके पार्ट अब तक बन गई हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स उसमें हो गए हैं, कितने कंप्लीट हो गए हैं। बट वी मस्ट नो एंड वी मस्ट एनालाइज दैट व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द BRI। ठीक है, चूंकि USA हर रोज किसी न किसी नई पॉलिसी के साथ आ रहा है टू काउंटर द BRI, तो अब इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कितने चांसेस हैं कि BRI मजीद स्ट्रेंथन होगा या ये कामयाब होगा? द फर्स्ट थिंग इज द कंटिन्यूड एक्सपेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। देखें, BRI का प्रोजेक्ट जब से शुरू हो 2013 से, तो ये अब तक 147 कंट्रीज तक पहुंच गया है, और ये मजीद एक्सपेंशन इसकी हो रही है, और इसके जो प्रोजेक्ट्स थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है तो देयर आर पॉजिटिव साइंस कि ये प्रोजेक्ट आगे भी जाएगा। सेकेंड है द एडेप्टेशन एंड इम्प्रूवमेंट। अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है ना, तो थियरी में वो और तरह का होता है, लेकिन प्रैक्टिस में फिर और तरह का होता है। अब चाइना को इस प्रोजेक्ट में 1 डिकेड हो गए, यानी पूरे 10 साल हो गए हैं। तो जहां जहां पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, चाइना ने उसको करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। दे आर अपग्रेडिंग एंड अपडेटिंग द प्रोजेक्ट। थर्डली, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है BRI के ऊपर कि जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है और दुनिया में जो जियोपॉलिटिक्स है, वो जैसे कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, या और इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जैसे यूक्रेन का क्राइसिस हो गया जियोपॉलिटिकल, वहां से भी इस कॉरिडोर्स ने गुजरना था। तो जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स की वजह से ये प्रोजेक्ट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका ये है कि मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं उसको चाइना अपने साथ लेकर जा रहा है, और उनकी जो ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी है, GDP ग्रोथ की एनुअल, वो सस्टेनेबिलिटी बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में भी ये बहुत बेहतर होती। यहाँ पर पाकिस्तान की अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम CPEC से वो फायदा नहीं उठा सके जो कि उठाना चाहिए था। अदरवाइज अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती, वो कई फैक्टर्स की वजह से वो ना होती, तो CPEC के फवायद आज हर बंदे को नजर आ रहे होते, इसका इतना फायदा होता। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका है पॉजिटिव और बहुत ज्यादा है। अच्छा, ग्लोबल कोऑपरेशन इसमें हो रही है। मैंने जैसे बताया कि कई कंट्रीज इसका हिस्सा बन रहे हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो एक ग्लोबल कोऑपरेशन और एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो रही है इसकी वजह से। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी हो रही है, वो तो एक इसका एक इंटीग्रल पार्ट है कि जिस तरह इतने बड़े पैमाने पे $multi-trillion का ये प्रोजेक्ट है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र होगा, 5G के ऑप्टिकल फाइबर्स आ रहे हैं, इस तरह की न्यू मशीनरियाँ इसमें चाहिए, न्यू डिज़ाइंस इसमें आ रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के इसमें मार्वल्स आ रहे हैं। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का एक इनोवेशन हो रहा है इस प्रोजेक्ट में, और ये एक अच्छी चीज़ है जो कि इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है।
क्योंकि बीआरआई के खिलाफ जो सबसे बड़ी एलिगेशन है वो इन्वायरमेंटल डिटेरिएशन का है कि इससे इन्वायरमेंट को क्लाइमेट चेंज इससे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये बात ठीक भी है, ये हम भी देख रहे हैं कि ऑल्दो न्यू टेक्नोलॉजीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोजेक्ट, लेकिन हमारे अपने पाकिस्तान में जो थर्म है कोल प्रोजेक्ट है, अब कोल हैज़ बिकम ऑब्सोलीट इन द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया हाइब्रिड गाड़ियों पे जा रही है, पेट्रोल को और डीजल को लोग पुश बैक कर रहे हैं और हम कोल की तरफ अभी जा रहे हैं, कोल पावर प्लांट्स की तरफ। तो ये एक एनवायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंडिंग सोर्सेज, देखें पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, तो ये चाइना के कुछ बैंक्स थे जो कि वो फाइनेंस करते थे और वो डील करते थे, स्टेट अपने लेवल पे नहीं करती थी। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट डाइवर्सिफाई हो गया, इसमें कई और बैंक्स आ गए हैं, कई स्टेट्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट इसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पोटेंशियल रोड ब्लॉक्स इन दिस प्रोजेक्ट, व्हाट आर द चैलेंजेस टू दिस प्रोजेक्ट, वो मैं आप लोगों को बताऊं। सबसे पहले है डेट सस्टेनेबिलिटी। देखें डेट सस्टेनेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी बहस वाली चीज़ है, लेकिन मैं आपको सिंपल वर्ड्स में ये बता दूं कि कुछ कंट्रीज ऐसी थी, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से या मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से, यूएई से या सऊदी अरब से लिया कर्जा, और वो कहा कि हम 3 साल के अंदर उसको वापस करेंगे, या इन टर्म्स के साथ हम इसको आप लोगों को वापस करेंगे। अब हुआ क्या कि उन 3 सालों में पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई और इकोनॉमिक ग्रोथ उसके साथ बहुत डाउन हो गया। तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा कि वो डेट को वापस कर सके, ठीक है। तो हमारी डेट की सस्टेनेबिलिटी वीक हो गई, लो हो गई, हम नहीं उसको सस्टेन कर सके। ये यूरोप में बहुत ज्यादा हुआ है। यूरोप में इटली और ग्रीस थे और कई कंट्रीज थी जिन्होंने डेट लिया था। अब वहां पर यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हो गया। तो यूक्रेन की ये जो पॉलिटिकल पॉइंट है कि यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से, और इस तरह मिडिल ईस्ट में भी कई इस तरह के मसले खड़े हो गए कि उसकी वजह से उन कंट्रीज की डेट सस्टेनेबिलिटी लो हो गई। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर वो डेट पूरा नहीं कर सकते, वो और कैसे लेंगे, वो प्रोजेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस टू द बीआरआई। दूसरा, इसमें ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस का बड़ा इशू है, because the third parties are not allowed to do an independent audit of these projects। तो ये एक बड़ा इशू है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये बीआरआई को चैलेंज है, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसके बड़े नेगेटिव हैं और इसके रिव्यूज बड़े नेगेटिव। सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखें हमारे यहाँ अक्सर ये है कि लोग एनजीओज को भी बहुत अपोज करते हैं कि ये वेस्टर्न एजेंडा को और वेस्टर्न मोटिव्स को और वेस्टर्न वे ऑफ लाइफ को हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। कोई भी नया प्रोजेक्ट जहां भी जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आई थी तो ये मसला हुआ था। इस तरह अब चाइनीज अगर आ रहे हैं तो लोग इसको इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे क्योंकि बीआरआई 147 कंट्रीज में पहुंच गया, वो मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में। तो वो कहते हैं कि इट्स harming the indigenous cultures of those states and countries and societies। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उनके वे ऑफ लाइफ को, उनके कल्चर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जैसे यूक्रेन का इशू हो गया, यमन का, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी बहुत से मसले चल रहे थे। तो ये एक बड़ा इशू। अच्छा, एक वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इज लेबर इशू। ये है ना कि जब बीआरआई ये सीपेक पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया था तो ये बात उस टाइम हो गई थी कि यहाँ पर 70 to 80% लेबर चाइना से आएगा और पाकिस्तान का लेबर, इसमें जो लोकल लेबर है वो बहुत कम होगा। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट थी पाकिस्तान में। उसके लिए तोजी ये पेश की गई कि पाकिस्तान का जो लेबर है वो टेक्निकल नहीं है, इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। हमारा लेबर स्किल नहीं है उस लेवल का। चाइनीज तो एक एक दिन में पूरा पूरा ब्रिज बना देते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी और स्किल्ड लेबर का ये हाल है। और हम तो अभी तक उन प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस में पड़े हुए हैं। तो लेबर का इशू ये है कि चाइना जहां पर भी अपना लेबर लेके जाता है तो इससे एक इशू खड़ा, पाकिस्तान में भी हुआ था। फिर यहाँ पर ये बहस चली थी कि चलो 50-50 हो जाए, 40-60 हो जाए। तो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू इट्स अ बिग इशू। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं,
ये हमें, अगर हम सिर्फ सीपैक को देखें तो सीपैक के रूट जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, चाहे वो इनका कॉरिडोर हो, चाहे वो इनके पाइपलाइंस हैं, रोड्स हैं, जहाँ जहाँ पर सीपैक के रूट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और कंसर्न्स भी हैं। इस तरह इसने अफगानिस्तान से गुजरना है, इसने अब यूक्रेन से गुजरना है, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में ऑलरेडी मसले हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स इस प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। देन दैट आर द चैलेंजेस टू द BRI। एंड लास्टली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए जी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हैज़ बिकम अ फैशन इन मैनी कंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस लेवल की है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट 2 बार यहाँ आना चाहे और उनके आने से यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी थी कि वो नहीं आ सके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी नीचे चली गई है और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हमारी सारी की सारी। इस तरह अब आप इसको हर कंट्री पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हमने, इस वीडियो में मैंने BRI को डिस्कस किया कि BRI किस तरह, इसको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस सीरीज़ की तमाम वीडियोज़ आप तक बराह रास्त पहुँच सकें। और आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके BRI के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में क्या ख्यालात हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं IMEC और BRI का एक कंपैरिजन करूंगा। उस टाइम तक हमारे साथ रहिएगा। Thank you so much for watching this video.